हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने 2 पार्ट पहले देखे थे। कंज्यूमर कोड का जो प्रोसेस है वो 2 पार्ट्स की वीडियो हमने पहले से ही लोड कर रखी हैं। तो आई होप कि आपको वो वीडियोस थोड़ी बहुत यूज़फुल ज़रूर लगी होंगी, और अगर यूज़फुल लगी हैं तो लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में मैं आपको होल प्रोसेस बताने वाली हूँ कि कंज्यूमर कोर्ट में किस तरह से आपका मैटर चलता है। आई होप आपको ये थोड़ा सा हेल्पफुल ज़रूर लगेगा अगर आपका मैटर चल रहा है तब भी, और अगर नहीं चल रहा है इन फ्यूचर अगर आप सोच रहे हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रैक होता है, किस तरह से जो है वो मैटर कंज्यूमर कोर्ट में चलता है, या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। तो इससे आपको सिर्फ इतनी हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। अगर आप अपना मैटर खुद से कर रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी एडवोकेट के थ्रू भी कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको इतना ज़रूर पता होगा कि आपका मैटर कौन सी स्टेज पे है। तो चलिए फर्स्ट स्टेज से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर दी और उसके बाद आपको जो है वो एक डेट मिलती है जिस दिन आपको जज के सामने पेश होना होता है, और जिसको हियरिंग डेट बोलते हैं, फर्स्ट हियरिंग डेट बोलते हैं। तो फर्स्ट हियरिंग पे क्या होता है कि आप जो अपने कंप्लेंट में अपना लिखा होता है, सारी कंप्लेंट जो आपने रिटर्न में लिखी होती है वो आपको जज के सामने खुद से बतानी होती है। मतलब आप उसको वर्बली जो है वो जज को बताते हो कि आपका मैटर किसके रिगार्डिंग है। बहुत ही प्रिसाइज में छोटा सा आपको जो है वो इसका ब्रीफ एक बनाकर जाना है, या फिर आप वैसे भी बता सकते हो कि आपका मैटर किसके रिगार्डिंग है और आपके साथ क्या हुआ है। जब आप अपना मैटर बता देते हो, हालांकि जजेस जो हैं वो फाइल्स पढ़ के आए होते हैं, लेकिन स्टिल वो एक रीड आपके सामने भी जैसे जैसे आप बताते हो उस तरह से वो देख लेते हैं कि किस चीज़ का मैटर है और क्या उसको एडमिट करना चाहिए या तभी के तभी उसको डिसमिस कर देना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है जज के ऊपर। अगर उसको लगता है कि मैटर को आगे सुनना चाहिए, आगे चलना चाहिए और जेन्युइन कोई मैटर है तो वो उसको एडमिट कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर मैटर जो है वो जेन्युइन ही होते हैं, तभी कोई कंज्यूमर कोर्ट जाता है तो वो उसको एडमिट करते हैं और उसको नेक्स्ट डेट देते हैं। लेकिन नेक्स्ट डेट किस चीज़ के लिए लगती है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जब आपका मैटर एडमिट हो जाता है तो वो रीडर को बोलते हैं कि दूसरी पार्टी को समन भेजे जाएं, ताकि दूसरी पार्टी जो है वो नेक्स्ट डेट पे अपनी एक रिटन स्टेटमेंट के साथ वहाँ पे पेश हो। तो जो समन होते हैं उसमें ये बताया जाता है कि आपने जो है वो दूसरी पार्टी के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रखी है, और जो उस दूसरी पार्टी है उसको विद इन टाइम पीरियड जो कि नॉर्मली 30 डेज़ या 45 डेज़ का रहता है, वो कोर्ट अपने हिसाब से डिसाइड करके दूसरी पार्टी को भेजती है। और 30 डेज़ के बाद की जब आपको वो डेट मिलती है तो उसमें दूसरी पार्टी भी आपके साथ कोर्ट के सामने पेश होती है और वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो फाइल करती है। अब रिटर्न स्टेटमेंट में उन्होंने क्या लिखा होता है उसकी कॉपी आपको एक दे दी जाती है, और उस दिन सिर्फ उतना ही होता है। और आपका अब मैटर जो है वो लगता है रेप्लिकेशन के लिए। अब रेप्लिकेशन क्या चीज़ है? रेप्लिकेशन है रिप्लाई ऑफ द रिटन स्टेटमेंट। मतलब जो अपोजिट पार्टी ने आपकी कंप्लेंट को डिनाई किया है या एक्सेप्ट किया है, जो जो आपने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं उनको एक्सेप्ट किया है या उनको रिजेक्ट किया है, वो उन्होंने पैरा वाइज अपनी कंप्लेंट अपने रिटन स्टेटमेंट में लिख कर दिया होता है कि कौन कौन से क्लॉजेज़ को जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन कौन से क्लॉजेज़ को वो रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको रेप्लिकेशन अपना रेडी करना है। और रेप्लिकेशन आप ये मत सोचिए कि ऐसे अब हम ऐसे तो हम बार बार ही ड्राफ्ट करते रहेंगे, उसमें कुछ नहीं होता। जो जो चीज़ें आपको लगता है कि उन्होंने गलत इंटरप्रेट करके जो है उनको डिनाई किया है या एक्सेप्ट भी किया है, तो बहुत तोड़ मरोड़ के किया है, आपको उसका सिंपल सा आंसर करना है कि नहीं, ये जो ये कह रहे हैं वो फॉल्स है, और आप अपने पॉइंट पे जो है वो आपको स्टिक रहना है, और उसके बिहाफ पे आपको फिर से अपना रेप्लिकेशन जो है वो सबमिट करना है। रेप्लिकेशन सबमिट करने के बाद आप दोनों, जब अपनी रेप्लिकेशन सबमिट कर देते हो, फिर आपका थर्ड जो डेट आपको मिलती है उस पर जाते हो और अपना रेप्लिकेशन फाइल करते हो। तो वो रेप्लिकेशन की कॉपी जो है वो दूसरी पार्टी को चली जाती है। इसके बाद जो आपका मैटर है वो एविडेंस पे लगता है। अब ऐसा नहीं कि आपने रिप्लाई दिया फिर वो भी रिप्लाई करेंगे दोबारा आपकी जो रेप्लिकेशन का है, ऐसा नहीं होता। उसके बाद जो है वो मैटर आपका जो है वो एविडेंसेस पे लग जाता है। मतलब जो
आपने रेप्लिकेशन दी है वो दूसरी पार्टी को दी जाएगी। अब वो हर एक क्लॉज के हिसाब से उसमें एविडेंसेस, मतलब जो प्रूफ हैं, आपके रिसीट्स हैं, इनवॉइसेस हैं, या कोई अदर प्रूफ जो है जो आपके मैटर को, आपके क्लॉजेस को जो है वो प्रूव करता है, उनके क्लॉजेस के हिसाब से जो है वो एविडेंसेस लगाए जाएंगे। जो आपने पहले लगाए हैं वो भी एडमिसिबल होते हैं। उसके बाद आप एविडेंस के टाइम भी सेम ही लगाते हो, बस वो आपको एक प्रोसेस है कि आपको दोबारा से वो चीज़ें अटैच करनी हैं। तो दोनों पार्टी जो हैं वो जो नेक्स्ट डेट मिलती है उस पर अपने अपने एविडेंसेस के साथ आते हैं और अपनी अपनी कॉपीज़ जो हैं वहाँ पे सबमिट करते हैं। आपको हर बारी जाके वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ इतना जाके बोल सकते हो कि रेप्लिकेशन पे लगा था, ये लीजिए मेरा रेप्लिकेशन। अगले टाइम आप बोल सकते हो ये एविडेंसेस पे लगा था, ये रहे हमारे एविडेंसेस। तो आपको उस टाइम कोर्ट जज ये नहीं बोलेगा कि हाँ जी आपने क्या लगाया, आपने क्या लगाया, क्योंकि वो लोग बाद में अपनी फाइल्स पढ़ लेते हैं और बाद में वो चीज़ देख लेते हैं। जब आपने एविडेंसेस पे लगा दिया, आपने भी लगा दिया, दूसरी पार्टी ने भी लगा दिया, उसके बाद आपका मैटर आता है आर्ग्यूमेंट्स पे। अब आपको वर्बली जो है वो अपना पॉइंट प्रूव करना होता है, जो जो चीज़ें आपने लगाई होती हैं आपने भी और दूसरी पार्टी ने भी, और दोनों पार्टी जो हैं वो अपना अपना पक्ष रखती हैं जज के सामने। एक पार्टी जो है वो पहले पहले एक पार्टी को मौका दिया जाएगा, फिर दूसरी पार्टी को मौका दिया जाएगा, और वो दोनों ही अपनी अपनी बात रखती हैं। और हो सकता है कि बीच में कोई किसी एक डेट पे आपका जो साथ वाला एडवोकेट है, या अगर पार्टी खुद से अपने आप अपना मैटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, हो सकता है वो जानबूझ के मैटर को डिले करने के लिए कभी डेट्स पे नहीं आता है, या आके ये बोल दे कि अभी मेरा रिटन स्टेटमेंट तैयार नहीं है, या अभी मेरे आर्ग्यूमेंट्स तैयार नहीं हैं, अभी मेरा एविडेंस तैयार नहीं है। और फर्स्ट एक बार अगर ऐसा करता है तब तो जो जज है वो कुछ नहीं कहते, वो नेक्स्ट डेट दे देते हैं। अगर सेम चीज़ के लिए मान लो उसने रिटन स्टेटमेंट के लिए या उसने एविडेंसेस के लिए, आर्ग्यूमेंट्स के लिए बार बार अगर वो डेट मांग रहे हैं ये बोल के कि हमारा ये चीज़ रेडी नहीं है, तो उनको पेनल्टी भी पड़ सकती है। और सेम चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। तो क्योंकि आप जो है वो कंज्यूमर कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का फालतू में जो है वो टाइम ख़राब नहीं कर सकते। तो आर्ग्यूमेंट्स पे लगने के बाद आर्ग्यूमेंट्स आप लोग अपने अपने करते हो। आप सिंपल लैंग्वेज में बताओ, आपको हिंदी में बोलना है आप हिंदी में बोलिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको अपना पॉइंट प्रूव करना होता है। वो करने के बाद आपका जो मैटर है वो रिज़र्व्ड हो जाता है, मतलब उसके ऊपर जो जजमेंट आनी है वो रिज़र्व करके रख लेते हैं जो जजेस होते हैं। मतलब वो आपको उस टाइम नहीं बताएंगे कि आपके फेवर में है या अपोजिट की पार्टी के फेवर में है, लेकिन वो अपना आपकी जो जजमेंट है आपके केस से लेकर रिलेटेड वो उसको रिज़र्व करके रख लेते हैं। और उसके बाद 30 डेज़ में या फिर 15 डेज़ में जैसे भी लगता है जजेस को, जब रेडी हो जाती है तो वो अपनी जजमेंट बता देते हैं। और उसके लिए आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, उनका अपना पोर्टल होता है कंज्यूमर कोर्ट्स वालों का। और अगर नहीं है तो आप कोर्ट जाके रीडर को बोल सकते हो कि मुझे ये वाली जजमेंट निकलवानी है इस मैटर को लेके। आप एक एप्लीकेशन देके आपको जजमेंट भी मिल जाती है, आपको दोबारा जज के सामने पेश होने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको कॉपी दे देते हैं। अब मान लो कि आपका जो ऑपोजिट पार्टी है, एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि ऑपोजिट पार्टी उसको बार बार समन जाने के बावजूद वो आती ही नहीं है, वो पेश ही नहीं होती है कोर्ट के सामने। मतलब वो एक भी डेट्स पे जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट ही नहीं हुई अपने आप को लेके। मतलब उन्होंने ना तो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की और कभी कोई आंसर ही नहीं किया, या समन लेने से मना कर दिया, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया उनको समन आया है या नहीं आया है। तो उस केस में क्या होता है, ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि आप लोग अपना मैटर, आपने कंप्लेंट फाइल करी है, आपका एडमिट भी हुआ है और आप लोग ऐसे ही हार मान के बैठ जाओगे। तो उस केस में एक्स पार्टी डिसीजन होता है, मतलब वो आप ही के फेवर में होता है, उसमें कोई दो राय नहीं होती कि क्योंकि उनको लगता है कि दूसरी पार्टी नहीं आई मतलब वो डिफ़ॉल्ट में है, इसलिए जो मैटर है वो एक्स पार्टी डिसाइडेड होके कंप्लेनेंट के बिहाव पे हो जाता है, कंप्लेनेंट के फेवर में हो जाता है। अब जजमेंट आने के बाद क्या होता है, मान लो जजमेंट भी आ गई, चाहे वो एक्स पार्टी जजमेंट आई है या फिर पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद जजमेंट आई है, तो हो सकता है कि ऑपोजिट पार्टी जो है वो उसके बाद भी जजमेंट को फॉलो ना करे, मतलब आपको कॉम्पनसेशन ना दे, आपको रिफ़ंड ना करे आपका अमाउंट, और जो भी उसको डायरेक्ट किया गया है कोर्ट की तरफ से उन चीज़ों को फॉलो ना करके वो
इग्नोर कर दे कि क्या जजमेंट आई है, तो उस केस में अब आप कैसे उससे वो अपना कॉम्पनसेशन, अपना अमाउंट निकलवाओगे, या जो भी उसको डायरेक्ट किया गया है उस चीज़ को निकलवाओगे। उसके लिए एक सिंपल प्रोसेस है कि आप पहले 30 डेज़ का टाइम, क्योंकि उसको दिया होता है कि उसको विद इन टाइम पीरियड जो भी उसके लिए प्रिस्क्राइब किया होता है जजमेंट में, उसमें आपको कॉम्पनसेशन या रिफंड देना है। मान लो आपको वो चीज़ नहीं मिलती है विद इन टाइम पीरियड, तो आप फिर से कोर्ट जाओगे और अपनी एक एप्लीकेशन सबमिट करोगे रजिस्टर्ड ऑफिस में कि आपने जो है वो, आपका ये वाली कंप्लेंट थी और ये वाला डिसीजन आपके फेवर में आया था, लेकिन स्टिल ऑपोजिट पार्टी ने जो है वो कॉम्पनसेशन और रिफंड नहीं दिया है। आपको एक सिंपल लैंग्वेज में वो लिख के देना है, और उसके बाद वहाँ से उनको समझ जाएंगे दोबारा कि या तो आप कॉम्पनसेशन और रिफंड जो आपको डायरेक्ट किया गया है वो दो, अदरवाइज़ उनके घर पे फिर पुलिस जाती है, घर पे, कंपनी पे, जहाँ पे भी है वहाँ पे पुलिस जाती है, और पुलिस उनसे अमाउंट भी निकलवाती है, और उसके साथ साथ उनको जो है वो कई बार उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है अगर वो मना करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है, और ये मैं एक ऐसे नहीं बता रही कि मैंने ये किताबों में पढ़ा है, मैं इसलिए आपसे ये बात कर रही हूँ। ये वाली चीज़ ये मैंने खुद से करी है, और मैंने ऐसा भी किया है कि कंप्लेंट ड्राफ्ट करके दी है, और उसके बाद जो पार्टी थी उसने खुद से अपना मैटर रिप्रेजेंट किया है, और मैटर जीतने के बाद जब ऑपोजिट पार्टी ने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया, तो कोर्ट से समन जाने के बाद उनके घर पे पुलिस भी गई है अमाउंट को रिकवर करने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस था। आई होप आपको थोड़ा सा यूज़फुल ज़रूर लगा हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग अपने मैटर्स को दबा देते हैं कि कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, कौन ये सब करे, मैं आपको सिर्फ ये हौसला दे सकती हूँ कि ये सच में बहुत सिंपल है। प्लीज़ कोर्ट जाइए, अपने राइट्स को मत छोड़िए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी है, या फिर अभी भी आपको लगता है कुछ आपको मुझसे पूछना है, या आपको सेक्शन चाहिए, आप कुछ प्लान कर रहे हो किसी भी मैटर को लेके कंज्यूमर कोर्ट में जाने का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी, और अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल या पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा देना। सो आज के लिए ये वाला वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।